एक गांव में चंगू और मंगू दो सगे भाई रहते थे। बड़ा भाई चंगू बुद्धि से बहुत होशियार था, लेकिन छोटा भाई मंगू सुंदर तो था, लेकिन वह थोड़ा सा बुद्धि से पैदल था। दोनों भाइयों को रतौंधी का रोग हुआ था। जब वह रात को कहीं भी निकलते थे तो उन्हें कुछ भी ना दिखाई देता था। गांव में ये बात सभी लोग जानते थे कि चंगू मंगू दोनों भाइयों को रात के अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता है। वो दोनों बेचारे तो दिन में ही देख पाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों की जिंदगी बड़े मजे से कट रही थी। दोनों शाम होने से पहले ही घर का सारा कार्य निपटा लिया करते थे और अपने अपने बिस्तर पर बैठकर घंटों बातें किया करते थे। कुछ लोग उनकी इस बीमारी को देखकर बड़े परेशान होते, लेकिन जहाँ पर अच्छे लोग होते हैं वहाँ पर कुछ बुरे भी लोग होते हैं। इसीलिए गांव में से कुछ लोग तो उनकी बहुत बुराइयां करते थे और कहते थे, अरे भाई चंगू मंगू इस बीमारी से इतने ग्रसित हो चुके हैं, तभी तो इनके लिए कोई रिश्ता नहीं भेजता। इनके घर में कभी भी कोई दुल्हन नहीं आएगी और ये दोनों ऐसे ही मर जाएंगे। उनकी खूब खिल्लियाँ उड़ाया करते थे। एक दिन की बात है, चंगू और मंगू आपस में बातें कर रहे थे। चंगू बोला, अरे भाई मंगू, क्या तुम्हें याद है कि हमारा परसों पुराना दोस्त जोगिंदर अपनी दोनों बहनों का विवाह हमसे कराना चाहता था। हमें उसके घर जाना चाहिए और उसकी बहनों को एक बार देख तो लेना चाहिए कि वो दिखने में कैसी है। मंगू बोला, भैया तुम कहते तो बिल्कुल ठीक हो, लेकिन उसका गांव तो यहाँ से काफी दूरी पर है। अगर हम वहाँ पर रात में पहुँचे तो क्या होगा? उन्हें तो हमारी असलियत पता चल जाएगी और फिर वो अपनी बहनों का विवाह हम लोगों से नहीं करेगा। चंगू कहने लगा, अरे भाई मंगू, तू चिंता क्यों करता है? हम जल्दी ही सवेरे सवेरे यहाँ से निकल जाएंगे और शाम होने से पहले हम वापस भी आ जाएंगे, लेकिन हम इसी शुक्रवार को वहाँ पर जाएंगे जरूर। अब तो मंगू और चंगू शुक्रवार के दिन जोगिंदर के घर जाने के लिए तैयार हो गए। दोनों सुबह सुबह अच्छे कपड़े पहनकर बैलगाड़ी जोड़कर उधर की ओर रवाना हो चले। बैलगाड़ी भी तेजी से चल रही थी। धीरे धीरे दोनों दूर एक जंगल में पहुंच गए, जो कि जोगिंदर के गांव से थोड़ी ही दूरी पर था। अब मंगू कहने लगा, अरे भैया, इन बैलों को थोड़ा पानी और थोड़ा चारा खाने दो। हम भी तब तक एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ता लेंगे। अब तो गांव थोड़ी ही दूरी पर है, हम थोड़ी ही देर में वहां पहुंच जाएंगे। अभी काफी समय बचा है, शाम होने में बहुत देर है। चंगू बोला, ठीक है भाई मंगू, ऐसा ही करेंगे। दोनों ने बैलगाड़ी को थामा और उन बैलों को पानी पिलाया और फिर घास चरने के लिए छोड़ दिया और खुद एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। जब दोनों उस वृक्ष के नीचे बैठे थे तो बड़ी ही सुहानी हवा चल रही थी। उस सुहानी हवा में उन दोनों को नींद आ गई और जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने सोचा कि काफी समय हो गया, अब चलो बैलों को जोड़कर अब अपनी बैलगाड़ी में बैठ जाते हैं और जोगिंदर के घर पहुंचते हैं। जैसे ही उन्होंने बैलों को ढूंढा तो बैल तो आसपास कहीं भी नहीं दिखाई दिए। दोनों घबरा गए कि कहीं बैल दूर तो नहीं निकल गए। चलो भैया, जल्दी से बैलों को ढूंढते हैं,
नहीं तो शाम हो जाएगी। अब तो चंगू और मंगू दोनों भाई बैलों को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते काफी समय बीत गया, लेकिन उन्हें बैल ना मिल सके। अब तो शाम भी होने वाली थी। मंगू बोला, चंगू भैया, शाम होने वाली है। अगर शाम हो गई तो हमें दिखना बंद हो जाएगा, फिर हम जोगिंदर के घर कैसे जा पाएंगे। मंगू ने कहा, अरे चंगू, तू मेरा हाथ पकड़ ले और जल्दी ही हम बैलों को ढूंढ लेंगे। अब दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बैलों को ढूंढने लगे, लेकिन बैल उन्हें कहीं ना मिल सके। तभी एक व्यक्ति उन दोनों से आकर टकराया और बोला, अरे भाई चंगू मंगू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मंगू ने उस आदमी की आवाज को नहीं पहचाना, लेकिन चंगू बहुत होशियार था। वह उसकी आवाज सुनते ही पहचान गया कि ये और कोई नहीं, हमारा होने वाला साला जोगिंदर है। वह तुरंत हंसकर बोला, अरे भाई जोगिंदर, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। हम तो तुम्हारे घर ही आने वाले थे, लेकिन हमारे बैल न जाने कहाँ निकल गए। उन्हें ढूंढते ढूंढते इतना समय बीत गया। अगर हो सके तो तुम भी हमारी सहायता करवा दो। अब तो जोगिंदर भी बैलों को ढूंढने लगा और थोड़ी ही देर बाद जोगिंदर को वो दोनों बैल दूर चलते हुए दिखाई दे गए। जोगिंदर कहने लगा, अरे भैया मंगू, तुम्हारे बैल मिल गए, चलो मैं इन्हें बैलगाड़ी में जोड़ देता हूँ। अब तो दोनों बैलगाड़ी में बैठ गए और जोगिंदर के साथ उसके घर पर चले गए। जोगिंदर ने अपने माता पिता से चंगू और मंगू को मिलवाया। पिताजी, ये वही दोनों मेरे दोस्त हैं जिनसे मैं अपनी प्यारी बहनों का विवाह करना चाहता था। जोगिंदर के माता पिता भी चंगू और मंगू को देखकर बड़े खुश हुए। अरे वाह जोगिंदर, बहुत दिनों बाद आए हैं, चलो इन दोनों को यहाँ पर बिठा दो। और दोनों के लिए खाना लगाया गया। चंगू और मंगू को रात में कुछ भी ना दिखाई देता था, इसीलिए वो खाना तो खा रहे थे, लेकिन ये नहीं पता था कि खाने में कहाँ क्या रखा हुआ है। तभी वहाँ पर एक कुत्ता आया और उसने दोनों की रोटियां उठा ली और वहाँ से भाग गया। चंगू ने जब अपनी थाली में रोटी ढूंढी तो उसे रोटी कहीं ना मिली। तब वह मंगू से बोला, अरे भाई मंगू, क्या तूने मेरी रोटी उठाई है। लेकिन मंगू भी कहने लगा, अरे भैया चंगू, मेरी थाली की रोटी भी गायब है, कहीं कोई चूहा या कुत्ता उठाकर तो नहीं ले गया। चंगू मंगू बेचारे हैरान थे कि कौन उनकी रोटी उठाकर ले गया। तब चंगू ने सोचा कि इस बार जब कुत्ता आएगा तो मैं उसे डंडे से मार भगाऊंगा, और वह एक डंडा तैयार लेकर बैठ गया। उसी समय चंगू और मंगू की होने वाली पत्नियां सविता और कविता दोनों वहां पर आ गई। वह छाछ के गिलास लेकर आई थी। तब मंगू ने सोचा फिर से कुत्ता या बिल्ली आए होंगे। उन्होंने डंडा उठाया और अपनी पत्नियों को मारना शुरू कर दिया। तब सविता और बबीता दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, मार दिया, अरे मार दिया। ये आवाज़ सुनकर चंगू और मंगू हैरान हो गए कि ये क्या, हमने कहीं अपनी पत्नियों को ही तो डंडा नहीं मार दिया। उनकी आवाज़ सुनकर सभी घर वाले वहाँ पर आ गए। तब उन्होंने पूछा, अरे भैया, तुमने इन्हें डंडा क्यों मारा। तब चंगू बड़ी होशियारी के साथ बोला, अरे क्या बताऊं जोगिंदर, मैंने मंगू को कहा था कि जब
वे दोनों आएंगी तो तू उन्हें सिर्फ डंडे छुआ देना, क्योंकि हमारे यहाँ पर यह परंपरा है, जब पहली बार लड़की अपने पति को खाना खिलाती है तो उसे डंडी छुआई जाती है। लेकिन इसने तो वह डंडी को जोर से ही मार दी और उसे चोट लग गई। जोगिंदर हंसने लगा और बोला, अरे भाई चंगू मंगू, अगर तुम्हारी यह परंपरा हो गई हो तो अब सोने की तैयारी की जाए। चंगू मंगू बोले, हाँ हाँ, अब हमारा खाना भी हो गया है, अब हम सोने की तैयारी करते हैं। तब जोगिंदर कहने लगा, तुम दोनों ऊपर वाले कमरे में चले जाओ, वहीं पर तुम्हारे बिस्तर लगवा दिए हैं। दोनों अब मुसीबत में फंस गए। चंगू मंगू बोले, अरे अब हम सीढ़ियों से ऊपर कैसे जाएंगे, हमें तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। दोनों बेचारे लड़खड़ाते लड़खड़ाते सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। बहुत धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी चंगू फिसलकर नीचे गिर पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मर गया मर गया, हाय राम मर गया। उसकी आवाज़ सुनकर जोगिंदर भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ मंगू भाई, कैसे गिर पड़े? तब चंगू कहने लगा, क्या बताऊं जोगिंदर भाई, इस मंगू को सीढ़ियाँ नापने की पड़ी थी और मुझसे जिद कर रहा था कि सीढ़ियाँ 13 हैं और मैं कह रहा था कि सीढ़ियाँ 15 हैं, लेकिन ये नहीं माना और इन्हें गिनने के लिए झट से ऊपर से नीचे की ओर आ रहा था और लुढ़क गया। जोगिंदर बोला, कोई बात नहीं, अब आपको ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं नीचे वाले कमरे में ही आपका बिस्तर लगवा देता हूँ और हल्दी वाला दूध भी भिजवा दूंगा। चलो मैं तुम्हें कमरे तक पहुँचा देता हूँ, तुम्हें बहुत चोट लग गई है। ये कहकर वह उसे कमरे तक पहुँचा आया, लेकिन वहाँ पर चंगू की आवाज़ नहीं आ रही थी। मंगू सोचने लगा, ये चंगू कहाँ रह गया, अभी तक वापस नहीं आया। तब मंगू ने अपने साले जोगिंदर से पूछा, अरे भाई चंगू की आवाज़ नहीं आ रही, वह कहाँ गया है? तब जोगिंदर बोला, वह जंगल तक गया है, अभी आ जाएगा, तुम तब तक आराम कर लो। अब तो मंगू को चंगू की बहुत फिक्र होने लगी कि मेरा भाई कहीं मुसीबत में ना पड़ जाए। काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब वह चंगू वापस नहीं आया तो मंगू को बड़ी घबराहट हुई और वह लड़खड़ाते लड़खड़ाते कमरे से बाहर निकल गया। तभी उसके साले जोगिंदर ने मंगू को देख लिया और बोला, अरे भाई मंगू कहाँ चले? तब मंगू बोला, चंगू को मैं देखने जा रहा हूँ, काफ़ी देर हो गई, वापस नहीं आया। तब जोगिंदर बोला, चलो मैं तुम्हें साथ लेकर चलता हूँ। दोनों के दोनों अब जंगल में पहुँच गए तो वहाँ पर चंगू एक गड्ढे में पड़ा था और चिल्ला रहा था, अरे भाई मंगू मुझे यहाँ से निकालो, यह तो बहुत गहरा है। मंगू को अपने भाई की आवाज़ आ गई। वह बोला, जोगिंदर ये तो मेरे भाई की आवाज़ है, लेकिन वह है कहाँ? तभी जोगिंदर ने एक गड्ढे में झांक कर देखा तो वह उसी में गिरा पड़ा था। जोगिंदर हैरानी से बोला, अरे भाई चंगू तुम इस गड्ढे में क्या करते हो? मंगू सोचने लगा कहीं हमारी पोल पट्टी ना खुल जाए, तो मंगू ने भी अपना दिमाग लगाया और बोला, क्या बताऊं जोगिंदर भाई, मेरे भाई को ना हर चीज़ नापने की बीमारी है, इसीलिए वह इस गड्ढे को भी नापने कूद पड़ा होगा। क्या बात है चंगू भाई, यह गड्ढा कितने हाथ लंबा है? तब चंगू बोला, पूरे 10 हाथ लंबा है भाई। तब मंगू ने जोगिंदर से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि यह गड्ढा कितना लंबा होगा? तब जोगिंदर कहने लगा,
ये तो पूरे 20 हाथ लंबा है भाई। देखा चंगू भाई, तुम तो हार गए। इस बार तुम्हारी बात गलत हो गई। चलो अब तुम्हें बाहर निकालते हैं। जोगिंदर ने हाथ पकड़कर चंगू को बाहर निकाल लिया और फिर उन्हें घर वापस ले आया। दोनों को कमरे में बैठा दिया और बोला, अभी माँ दूध लेकर आती होगी, तुम दोनों यहीं पर बैठ जाओ। लेकिन उस समय तक उसकी माँ सो चुकी थी। थोड़ी ही देर बाद एक बूढ़ी औरत उनके कमरे में दूध के गिलास लेकर आई। मंगू ने तुरंत उस औरत के पैर छू लिए। तभी वहाँ पर जोगिंदर आ गया और कहने लगा, अरे मंगू, तुम इस नौकरानी के पैर क्यों छू रहे हो? ये मेरी माँ नहीं, ये तो एक नौकरानी है। तब चंगू बड़ी होशियारी के साथ बोला, अरे भाई, इसमें इसकी कोई गलती नहीं। हमारे माता पिता कहते थे कि हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, चाहे हमारे माता पिता हो या कोई नौकर। इसीलिए इसने इसके पैर छू लिए। जोगिंदर को चंगू की ये बात जम गई और सोचने लगा, इनके कितने उच्च विचार हैं। जब इनके माता पिता ने इन्हें इतनी अच्छी शिक्षा दी है तो ये हमारी बहनों को भी खूब खुश रखेंगे। हाँ, मैं इन्हीं से अपनी बहनों का रिश्ता पक्का करूँगा। वह बड़ा खुश हुआ और बोला, यहाँ पर बहुत गर्मी हो रही है, इसीलिए मैंने आंगन में आप दोनों के बिस्तर लगवा दिए हैं। इसीलिए आप दोनों बाहर आकर सो जाइए। चंगू और मंगू अब बहुत थक चुके थे, इसीलिए दोनों जल्दी से आंगन में जाकर अपने अपने बिस्तरों पर जाकर सो गए। थोड़ी ही देर बाद दोनों को ठंड लगने लगी। दोनों अपने बिस्तर पर उठ बैठे और कहने लगे, अरे चंगू भैया, बहुत ठंड लग रही है, क्या करें? क्या कमरे में वापस चलें? दोनों ने सोचा और हाथ पकड़कर कमरे की ओर चल दिए। लेकिन वह उस कमरे में ना पहुंचकर एक गोदाम वाले कमरे में पहुंच गए, जिसमें बहुत सारा अनाज भरा रखा था। जब वह अनाज की बोरियों के पास पहुँचे तो बोले, अरे लगता है गलत कमरे में आ गए। यहाँ तो अनाज की बोरियां रखी लगती हैं। क्या करूँ मंगू, अब तो यहीं पर रात बितानी पड़ेगी, जो होगा सुबह देखा जाएगा। दोनों के दोनों जमीन पर लेट गए और कहने लगे, या तो मखमल का बिस्तर सोने को मिला था या अब जमीन पर लेटना पड़ रहा है। मंगू भैया, कोई बात नहीं, सुबह जल्दी ही हो जाएगी, फिर हम दोनों यहाँ से उठ खड़े होंगे। बातें करते करते दोनों की आंख लग गई और सवेरा हो चला। जब जोगिंदर उठकर आंगन में आया तो दोनों के बिस्तर खाली पड़े थे। जोगिंदर घबरा गया कि दोनों कहाँ चले गए। उनके बिस्तर तो बाहर ही लगवाए थे। फिर सोचने लगा, क्या पता जंगल में चले गए हों। लेकिन जब काफ़ी देर हो गई, दोनों जंगल से भी ना आए, तो वह बाहर बैलगाड़ी देखने गया। बैलगाड़ी बाहर ही खड़ी हुई थी। नहीं नहीं, अभी घर तो नहीं गए, यहीं पर होंगे। अब वह उन्हें अंदर वाले कमरे में ढूंढने चला गया, लेकिन वह कमरा भी बिल्कुल खाली पड़ा था। अब उसे डर लगने लगा, कहीं मेरी बहनों को पसंद तो ना किया होगा और यहाँ से बिना बताए ऐसे ही चले ना गए हों। वह अपने माता पिता से ये सारी बात बताने लगा। अब तो माता पिता भी थोड़े घबरा गए और इधर उधर उन दोनों को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वह उसी कमरे में पहुंच गए जहां पर अनाज की बोरियां रखी हुई थी। जब उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो सब भौचक्के रह गए, क्योंकि वहां पर चंगू और मंगू दोनों लेटे हुए थे।
तभी जोगिंदर जोर से चिल्लाया, अरे चंगू जी, अरे मंगू जी, आप यहाँ कैसे आ गए? मैंने तो आपके बिस्तर बाहर लगाए थे। चंगू मंगू अब फंस चुके थे, लेकिन उन्हें अब सब कुछ दिखाई दे रहा था। जल्दी से दोनों उठे और उन्होंने अपने सास ससुर के पैर छुए और बोले, क्या बताऊं जोगिंदर भाई, ये मंगू रात को बोलने लगा कि इस कमरे की लंबाई कितनी होगी, मुझसे ऊंची या तुझसे ऊंची। मैंने इससे कह दिया कि साच को आँच क्या, चलो अभी हम ये सब नाप लेते हैं। और नापने के लिए इस कमरे में आ गए। लेट लेट कर कमरे की लंबाई नाप रहे थे कि तभी हमारी न जाने आँख लग गई और हम यहीं पर सो गए। सबसे बड़े दुख की बात तो यह है जोगिंदर भाई कि हम सोने के बाद इस कमरे की लंबाई नाप ही नहीं पाए और हमारा कार्य अधूरा ही रह गया। तब जोगिंदर कहने लगा, तो क्या हो गया, ये लंबाई अब नाप लीजिएगा। जोगिंदर के पिता कहने लगे, अरे भाई जोगिंदर, मुझे एक बात समझ में आ गई है कि हमें अपनी बड़ी बेटी सविता का विवाह चंगू के साथ करना चाहिए और बबीता का विवाह मंगू के साथ। जोगिंदर ने कहा, लेकिन पिताजी ऐसा क्यों? तब उसके पिता बोले, क्योंकि चंगू बहुत होशियार है और हमारी सविता भी गुणों की खान है और बबीता थोड़ी सी शर्मीली और थोड़ी सी बददिमाग है, इसीलिए उसे मंगू के साथ ही विवाह देते हैं। दोनों की खूब जमेगी और कभी झगड़ा भी नहीं होगा। जोगिंदर को अपने पिताजी की ये बात जच गई और कहने लगा, अरे जीजा जी, अब तो आप शादी की तैयारी कीजिए, क्योंकि मेरे पिताजी ने आपको पसंद कर लिया है। तब चंगू मंगू बोले, लेकिन हमने तो तुम्हारी बहनों को अभी तक देखा ही नहीं। तब जोगिंदर बोला, लेकिन लस्सी लेकर तो आई थी ना। तब चंगू कहने लगा, लेकिन उस डंडी मारने की रस्म के चक्कर में हम उन्हें देख ही ना सके। अब तो जोगिंदर ने अपनी दोनों बहनों को बुलवाया और कहा, ये सविता है और ये बबीता है। दोनों अपनी अपनी पत्नियों से मिलकर बड़े खुश हुए, क्योंकि दोनों ही लड़कियां बड़ी सुंदर थी। अब तो उन दोनों का विवाह धूमधाम से किया गया और दोनों अपनी पत्नियों के साथ अपने घर वापस आ गए। गांव वालों ने जब देखा कि चंगू मंगू का तो विवाह हो गया, तो वह जल भूनकर राख होने लगे और चंगू मंगू अपनी पत्नियों के साथ खुशी खुशी अब समय बिताने लगे।